दूर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक सौतेला भाई था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत ही कुटिल और चतुर इंसान था। वो अपने सौतेले भाई गोपाल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था और पिता के गुजर जाने के बाद उसने उसे बंजर जमीन दे दी। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उस बंजर जमीन पर कैसे फसल उगाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है कि उस जमीन पर कुछ नहीं होता है। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, पर तुम्हें उसी बंजर जमीन पर फसल उगानी होगी, क्योंकि पिताजी ने तुम्हारे लिए वही जमीन छोड़ी है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर मैं उनका बेटा था। हाँ, वो तो पता है, तुम उनके बेटे थे, पर सौतेले, और कोई सौतेले के लिए इतना कैसे कर सकता है? वो तो मेरे पिता का बड़ा दिल था, इस वजह से उन्होंने तुझे बंजर जमीन दे दी, वरना मैं तो वो भी तुझे ना देता। अब चल जा, उसी पर खेती करना। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। और फिर गोपाल घर के अंदर आ गया। तभी उसकी पत्नी मीना ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। हम उसी जमीन पर फसल करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पर उस जमीन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? कैसे उस पर खेती की जा सकती है? तुम्हें तो पता ही है कि बड़े भाई ने मेरे साथ चालाकी की है। हाँ, मुझे पता है, पर आप धैर्य से काम लीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो हम उसी पर खेती करेंगे। अगले दिन वो दोनों उसी जगह पर पहुंच गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो जगह काफी बंजर थी, जिस वजह से उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। वो दोनों उस जमीन को सही करने में लग गए। अरे, मेरी तो कमर ही टूट गई है, पर ये जमीन है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। अब बस थोड़ा ही समय है जिससे हमारी जमीन सही हो जाएगी। हाँ, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अरे पहले तुम अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। पहले तुम उसे साफ कर लो, फिर हम इसे ठीक करेंगे। अरे, आप मेरे चेहरे की चिंता मत कीजिए। अगर एक बार जमीन ठीक हो गई तो मेरा चेहरा और मैं, हम दोनों ठीक हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने उस जमीन को सही करके फसल की। धीरे धीरे समय के साथ उनकी फसल बहुत ही अच्छी हुई और कुछ दिनों के बाद जब सुरेश अपने खेतों पर घूमने गया, अरे वाह, मेरी खेती तो बहुत ही अच्छी हुई है। चलो उस गोपाल की खेती देखता हूँ। वैसे भी वो उस जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाया होगा। और ये सोचकर वो जैसे ही गोपाल के खेतों की तरफ गया, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसकी फसल तो बहुत अच्छी है, ये कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इसकी फसल इतनी अच्छी हो सकती है। इसके बाद वो घर पर आ गया। समय तेजी से गुजर रहा था। फसल पूरी तरह पक गई थी और अब उसे काटने की बारी थी। एक दिन गोपाल चारपाई पर परेशान बैठा था। तभी वहाँ पर मीना आई और गोपाल को परेशान देखकर उसने कहा, अरे आप परेशान हो रहे हैं, हम लोग जल्दी ही फसल काट लेंगे। अरे परेशान होने वाली बात है, तुम जानती नहीं हो क्या? मौसम खराब होने वाला है, और वैसे भी अब बारिश के दिन आएंगे, तो हमें फसल को काट लेना चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कल सुबह ही फसल काटने चलेंगे। अगले दिन गोपाल उठा तो उसने देखा कि मीना अभी तक लेटी हुई थी। वो उसके पास गया तो उसकी तबीयत खराब थी। तो इस पर गोपाल ने उससे कहा, अरे मीना, तुम घर पर ही रहो, मैं जल्दी से फसल काट कर आ जाता हूँ। वैसे भी थोड़ी ही फसल है, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आ जाइएगा क्योंकि बारिश होने वाली है। और इसके बाद गोपाल फसल काटने के लिए चला गया, पर जैसे ही वो खेतों पर पहुंचा तो बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे रे, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसल ही बेकार हो गई। अब मैं क्या करूं? और ये कहकर वो पेड़ के पास खड़ा हो गया। तभी अचानक वहाँ की जमीन धंसने लगी और वो जमीन के अंदर चला गया। अरे ये मैं कहाँ आ गया?
ये तो मैं जमीन के अंदर आ गया। अरे बाप रे, यहाँ पर तो कितना बड़ा सांप है। मर गया रे, हाय राम, मुझे कोई बचा लो। यहाँ पर तो बहुत बड़ा सांप है। अरे राम राम, कोई तो मुझे बचा लो इससे। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। वैसे तुम यहाँ पर करने क्या आए थे? अरे मैं अपनी फसल को काटने के लिए आया था, पर तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। हाय राम, मेरी तो सारी खेती खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने खेती की थी। एक तो पहले से ही मेरे भाई ने मेरे साथ चालाकी की, और अब ऊपर से भगवान ने भी मेरे साथ ये गड़बड़ कर दी। हाँ 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 हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे तुम शांत हो जाओ, रो मत। देखो, मैं तुम्हारा पुराना ठीक तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारा आगे का भविष्य सुधार सकता हूँ। वो कैसे? आप ये कैसे कर सकते हैं? ये लो, ये नागमणि है, इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। नागमणि? ये तो बहुत ही चमकदार है। हाँ, तुमने एकदम ठीक समझा। ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नागमणि नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी अमानत है। यदि मैं इसे ले लूंगा तो मैं लालची हो जाऊंगा। आप इसके बदले मुझे कुछ धन दे दीजिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे नहीं लेना चाहते हो? लोग तो इसके पीछे पागल होते हैं और तुम इसी को ठुकरा रहे हो। अरे नहीं, मैं तो सरल स्वभाव का इंसान हूँ, मैं इन चीजों का क्या करूंगा। आप बस मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मेरा उसी से गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम खुद ही इस नागमणि से कह दो, यही तुम्हें धन दे देगी। इसके बाद जैसे ही गोपाल ने उससे कहा तो उसने गोपाल को एक कलश भर के धन दे दिया और इसके बाद गोपाल घर आ गया। पर गोपाल को कलश ले जाता हुआ सुरेश ने देख लिया और वो भी उसके घर की तरफ चला आया। गोपाल के हाथ में धन का कलश देखकर मीना ने उससे कहा, ये कलश, ये आपको कहाँ से मिल गया? कहाँ से ले आए हैं आप इसे? क्या आप इसे कहीं से चुरा कर लाए हैं? अरे नहीं नहीं पगली, ये तो क्या कह रही है? तुझे पता है, आज मुझे नागराज मिले थे, उन्होंने ही मुझे ये कलश दिया है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपको नागराज मिले थे और उन्होंने ही आपको ये कलश दिया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे पगली, वो तो मुझे नागमणि दे रहे थे, पर मैं नागमणि लेकर नहीं आया, क्योंकि वो उनकी अमानत थी। इसी वजह से मैंने उनसे ये धन का कलश मांग लिया। तभी पीछे से सुरेश ने उसको धक्का दे दिया और उसका गला पकड़कर कहा, क्या? नागमणि कहाँ है? कहाँ है नागमणि? मुझे बता दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे नागमणि चाहिए। कहाँ है वो सांप? जल्दी बता दे। हाँ हाँ, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ भैया। मेरे खेतों के पास जो पेड़ है वही है। ठीक है, मैं अभी नागमणि लेकर आता हूँ, उससे मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरी है वो नागमणि। नागमणि। और ये कहकर सुरेश उसी तरफ चला गया। उसी पेड़ के पास पहुंचकर सुरेश को वही गड्ढा दिखा और उस गड्ढे को देखकर उसने कहा, अरे लगता है यही वो गड्ढा है जिसमें वो सांप रहता है। मुझे इसी के अंदर जाकर उस सांप से नागमणि को ले लेना चाहिए, जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा। और ये कहकर वो उसी गड्ढे में कूद गया। अंदर नागराज बैठे हुए थे। नागराज को देखकर सुरेश पहले तो घबराया, लेकिन फिर एक डंडे की मदद से उन्हें भगाने लगा। हट हट, चल हट, चल मुझे जल्दी से नागमणि दे दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा बेटा, तू यहाँ पर नागमणि लेने आया है?
पर तू नागमणि ले नहीं पाएगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं अपने भाई को उल्लू बना सकता हूँ तो तू तो एक सांप है। मैं तुझसे भी नागमणि ले लूंगा। चल दे नागमणि, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा। तू मुझे डराने आया है? लगता है कि तू पागल हो गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। नागमणि लेगा? रुक, अभी मैं तुझे नागमणि देता हूँ। तूने उस भोले भाले इंसान को बहुत परेशान किया है और अब मैं तुझसे उसका बदला लूंगा। और ये कहकर नागराज ने अपनी पूंछ से सुरेश को जोर का झटका मारा, जिससे वो दूर जाकर गिरा। और फिर नागराज ने सुरेश को अपनी पूंछ में बंदी बनाकर एक बड़ी सी गुफा में डाल दिया और उससे कहा, अब तू यहीं पड़ा रह जिंदगी भर और यहीं तुझे नागमणि मिल जाएगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। एक बार मुझे जाने तो दे यहाँ से। अच्छा बेटा, तू मेरा कचूमर बनाएगा? लगता है अभी भी तेरा दिमाग सही नहीं हुआ है। रुक, अभी तेरा दिमाग सही करता हूँ। और ये कहकर नागराज उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे सुरेश ठंड के मारे कपकपाने लगता है और बेचारा सुरेश उसी गुफा के अंदर बंद हो जाता है। वहीं गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका जीवन अब आराम से गुजर रहा था और वो अब रोजाना उस जगह पे आकर नागराज की पूजा करते थे।